जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है टाइम टेबल को लेकर के कि एक प्रॉपर स्टडी प्लानर में क्या-क्या होना चाहिए, क्यों टाइम टेबल बनाना चाहिए, बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और कुछ प्लानर्स की वजह म मदद से जैसे डेली प्लानर, एक पूरा वीक का प्लानर और एक पूरे मंथ के प्लानर के साथ हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों है और ये आपके सिलेक्शन में किस प्रकार फ़ायदा कर सकता है। ठीक है? तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए या अगर आपके कोई डाउट्स रह जाएँ तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है? उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में डाउट्स को दूर किया जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक कमेंट करके इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। सबसे पहले बात आती है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए पीसीएस कोई दे रहा है, कोई आरओ-आरओ दे रहा है ना? कोई आपका यूपीएससी दे रहा है। तो अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए? ठीक है? अगर आरओ-आरओ को छोड़ दिया जाए, थोड़ा-सा छोड़ दिया जाए, हालाँकि छोड़ना इसको संभव नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो पीसीएस और यूपीएससी की जो तैयारी है वो लंबी और गहन होती है। ठीक है? बहुत ही इंटेंसिव पढ़ाई होती है, बहुत ही लॉन्ग समय तक आपको आप ये कभी दावा नहीं कर सकते कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है? तो ऐसे में जब पढ़ाई लंबी है, जब तैयारी जब गहन पढ़ाई है, तो एक अनुशासन, ठीक है? एक निरंतरता चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक आप वो बोल सकते हो कि एक स्ट्रैटेजिक अध्ययन होना चाहिए, रणनीतिक अध्ययन ज़रूरी है, ठीक है? और ये टाइम टेबल क्या करता है, आपको एक व्यवस्थित टाइम टेबल प्रभावी रूप से पढ़ाई करने में और अंततः आपके गोल को अचीव करने में सहायता देता है। ये करता क्या है बेसिकली आपको जैसे मान लीजिए आपको इतिहास पढ़ना है, ठीक है? अगर आप पढ़ने बैठोगे और अमूमन हर स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती ही होती है। किसी के साथ थोड़ी-सी कम होगी, किसी के साथ थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, ठीक है? इतिहास पढ़ने बैठा, 3 बुक है एंशिएंट मतलब मेनली 3 बुक है मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है? और एक रख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है? ये 3-4 बुक उसको पढ़नी है। अब वो अगर टाइम टेबल नहीं बनाएगा, तो चीज़ों में बहुत बिखराव आएगा। बिखराव इन द सेंस कि वो क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसके बारे में निश्चित नहीं है। पता चला एंशिएंट उठा है तो उसके दिमाग में आया कि अरे यार चलो मिडाइवल पढ़ लेते हैं। मिडाइवल उठा है तो कहे नहीं मन नहीं कर रहा है, चलो मॉडर्न पढ़ लेते हैं। मॉडर्न उठा है तो कहा यार मॉडर्न तो बहुत मोटी है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ बहुत मोटी है, तो चलो आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। तो ऐसे में उसके मन में बार-बार द्वंद्व रहेगा। दूसरा वो बैठेगा तो कहेगा चलो ठीक है, आज छोड़ते हैं, कल पे पढ़ लेते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा किन बच्चों की अंदर ये समस्याएँ हैं, पढ़ने बैठते हैं तो लगता है सपना देखने। दूसरा कल से करते हैं, कल से पक्का पढ़ूँगा वाले कौन-कौन से बच्चे हैं? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कल से देखिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में प्रारंभिक कदम होता है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तो फिर इनके चक्कर में उलझ जाओगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन चीज़ से शुरुआत करें? इसीलिए देखिएगा हम लोग ग्रुप पे अपने नोटिफ़िकेशन में स्टार्टिंग से ही ऐसे जाता है सभी को सुप्रभात, आज की क्या प्लानिंग है, कल क्या हुआ? ठीक है? तो एक बार उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए और ये प्लानिंग आपको रात में ही करके सोना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलिए तो ऐसे समझ लेते हैं एक बार। अब बात आती है कि क्यों आवश्यक है? ठीक है, मैं एक पन्ना ऐड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है? कि सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल बनाना ही क्यों है? ठीक है? हम क्यों बनाएँ टाइम टेबल? तो उसके कुछ कारण मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे इसमें महत्वपूर्ण कारण होता है विषय को व्यापकता के साथ कवर करना। ठीक है? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है? ईएनवी ये मतलब मेनली है। इसके अलावा कई सब सेक्शंस हैं। जैसे जेएस 1, 2, 3, 4 में जाएँगे तो फिर आपका जो है सोशल इश्यू हो जाएगा, आपका आपदा प्रबंधन हो जाएगा, कई सारे इसमें और जुड़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। ये तो मतलब मेन मैं बता रहा हूँ। ये कोर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ठीक है? और करंट अफेयर वाला तो एक रह ही गया, सीए। तो विषय को व्यापक रूप से कवर करना यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर सहित कई विषय हमको यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी में कवर करना पड़ता है। तो टाइम टेबल बनाने से क्या होगा कि सभी विषयों को सही ढंग से कवर किया जा सकेगा। ठीक है? यानी कि आप एक टाइम टेबल अगर एक बढ़िया बना लिए, ठीक है? रणनीति बोलते हैं ना कि युद्ध लड़ना है मान लो अगर, तो युद्ध लड़ने में बढ़िया क्या है कि अगर आप एक रणनीति अच्छी बना लिए तो आधा युद्ध तो आप तभी जीत जाओगे। तो अगर एक टाइम टेबल आप बढ़िया बना लिए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आधी लड़ाई आप जीतने के कगार पे पहुँच चुके हो। क्यों? क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि किन विषय पे ध्यान देना है, किन विषय को नज़रअंदाज करना है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री प्री के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं पढ़ेंगे।
एक आध दो क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी पढ़ी उससे लगा लेंगे, तो अपने टाइम टेबल में उसको शामिल नहीं करेंगे, मेरा समय बचेगा। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, तुरंत उठा करके टाइम टेबल में शामिल करेगा, पता चले 3-4 दिन जो है 3-4 महीने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है। अमूमन ऐसा होता भी है कोचिंगों में। वो सब्जेक्ट जैसे हम लोग आईआईटी जेईई की तैयारी करते थे तो उस समय एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक सब्जेक्ट होता था, उसमें साइंस में, सॉरी केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, ठीक है, और मैथ में एक, तो 3 सब्जेक्ट थे। तीनों में जिन टॉपिक से जेईई मेंस में जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, उन कोचिंग वालों ने क्या किया था, मैं जहाँ पे कोचिंग पढ़ता था, 5-5 महीने, साल भर की तैयारी है तो 5 महीने में ये 1-2 टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक मिला करके हर सब्जेक्ट से टोटल 6 टॉपिक खत्म किए थे, जबकि कुल 90 टॉपिक खत्म करना था, ठीक है। तो कारण क्या था, टाइम टेबल नहीं था, ठीक है, टाइम टेबल नहीं थी, जानकारी का अभाव था। तो उस गलतियों को यहाँ दोबारा दोहराना ना पड़े तो उसके लिए क्या करना है, एक विस्तृत टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो क्यों बनाना है, क्योंकि विषय को व्यापकता से कवर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है समय प्रबंधन। भाई देखो, समय सबका है, समय ऐसी चीज है कि एक बार बीत गया तो फिर वापिस आने वाला नहीं है। तो समय का सही से प्रबंधन करने के लिए बिना टाइम टेबल की पढ़ाई करने से क्या होगा, समय की बर्बादी। स्टार्ट करेगा हिस्ट्री पढ़ने, फिर पता चले, ये तो अभी मैंने बताया था तो ये हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, ठीक है। अभी क्या करें, पता चला हिस्ट्री पढ़ने गए और कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए भी थे कि हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो भूगोल छूट जाता है, भूगोल पढ़ने जाते हैं तो पॉलिटी छूट जाता है, पॉलिटी पढ़ने जाते हैं तो इन्वायरमेंट छूट जाता है। तो एक विषय पढ़ने जा रहे हैं, एक विषय छूट जा रहा है, ये हमेशा आपके मन में बना रहेगा। तो समय का सही से प्रबंधन करना आवश्यक है। इसीलिए अपने टाइम टेबल को हम लोगों ने बोला था कि एक तो हम बनाएंगे पर डे वाले डेली स्टडी प्लानर बनाएंगे, एक बनाएंगे वीकली स्टडी प्लानर, ठीक है, ये वीक वाला बनेगा, इसमें सवेरे से शाम तक आप क्या करेंगे, ये पूरे वीक का होगा। और एक बनाएंगे पूरे मंथ वाला, ठीक है, जैसे अप्रैल से लेकर के अब, जैसे जिन लोग को 25 मई को पेपर देना है यूपीएससी का, या जिन लोग को अक्टूबर में यूपीपीसीएस का देना है, या जिन लोग को अगले साल देना है, वो क्या करेंगे, इस स्टडी प्लानर में एक एक दिन का 6 महीने की प्लानिंग, ये कमोबेश प्लानिंग होगी। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कसम खा के ही फॉलो करना, लेकिन तब भी कोशिश करनी है, मैक्सिमम अपना 100% एफर्ट देना है कि इन चीज़ों को फॉलो किया ही जा सके। तो प्लानिंग करते समय आपको आसानी होगी। और आज जो आपने जो प्लानिंग मतलब कर रखी है, वो प्लानिंग पूरा हो पाएगा कि नहीं, इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो समय का सही प्रबंधन दूसरा एक प्रमुख कारण है जिसके लिए हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इसका फायदा क्या होता है, अगर आप समय प्रबंधन अच्छे से कर ले जाते हो तो जो मेंटल जो टेंशन मानसिक तनाव जो होता है ना, वो बच्चों में वो नहीं होगा, ठीक है। मानसिक तनाव तभी होगा जब हम समय प्रबंधन नहीं करेंगे, टाइम टेबल नहीं बनाए रहेंगे, अंत में हम लोग चीजें पैनिक कर जाएंगे। फिर वो ये होगा, चलो इस साल नहीं अगले साल पेपर देते हैं, ठीक है। जो दिमाग में आया कि अगले साल पेपर देते हैं, तो फिर जो है पढ़ाई खत्म, टाटा बाय बाय। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो पहला कारण हो गया कि हम लोग को विषय बहुत ज्यादा व्यापक है। दूसरा, समय का सही से प्रबंधन करना है, इसलिए टाइम टेबल आवश्यक है। तीसरा है निरंतरता, ठीक है। अभी जैसे शादी विवाह का मौसम आ रहा है ना, तो निरंतरता इसके अलावा तैयारी के दौरान बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, पता चले घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, या घर में कुछ हो गया, या कुछ भी, शादी विवाह है या कहीं पे भी आपका समय वहां पे लग रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा टाइम टेबल आपका क्या करेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई आपकी भले से 1 घंटे ही हो, 2 घंटे ही हो, लेकिन नियमित हो। तो टाइम टेबल बनाए रहेंगे तो ये फायदा होगा। अभी हम लोग जब टाइम टेबल स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सवेरे 4 बजे उठने की अगर हैबिट पड़ जाएगी ना, तो दिन में मान लीजिए मैंने 6 घंटे या 7 घंटे रखने की पढ़ने की अपना मतलब लक्ष्य रखा है, तो दिन में 8 बजे से पहले ही मैं 3-4 घंटे अपना पढ़ लूंगा, यानी कि पूरे दिन में हम लोग को 20 घंटे में मात्र 3-4 घंटे ही और निकालने पड़ेंगे। तो वो तब हो पाएगा जब आपकी प्लानिंग सही हो, ठीक है। प्लानिंग तभी सही हो पाएगी जब आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल हो। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए भी, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी टाइम टेबल का होना आवश्यक है। दूसरा, अगला क्या है, आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें आपको आ रही हैं या नहीं, वो चीजें ऐसा तो नहीं है कि आज जो पढ़ रहे हो वो कल भूल रहा है। इसके लिए टाइम टेबल क्या करेगा, आपको प्रॉपर रिवीजन, ठीक है, ठीक है, REVISA जो भी है, मतलब इंग्लिश में हिंदी में दोनों एक ही है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, प्लस मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, प्लस CSAT, ठीक है। जैसे जिन लोग को UPSC 2025 देना है, CSAT अपने प्लानिंग में रखे ही नहीं, आंसर राइटिंग तो चलो छोड़ दो, हटा दो, रिवीजन रखे ही नहीं, तो फिर चीजें गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी,
ठीक है, अब जैसे जिन लोग को अक्टूबर में पीसीएस देना है तो वो आंसर राइटिंग अपने टाइम टेबल में जरूर रखें। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, रिवीजन, आंसर राइटिंग और सीसैट जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन चीज़ों को आप शामिल कर पाओगे। और इसका तरीका क्या होगा, रिवीजन का जो भी टेस्ट पढ़ना है, जो भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे मान लो आपको आपने मान लो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, पहला टेस्ट आपका भूगोल का है, भूगोल में वो भारत का भौतिक भूगोल पूछना है, ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल से होने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, भौतिक भूगोल जहाँ से भी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है एनसीईआरटी, कोई माजिद हुसैन पढ़ना है माजिद हुसैन, जो पढ़ना है जहाँ से पढ़ना है, किसी कोचिंग का नोट से पढ़ना है तो पढ़ा, भौतिक भूगोल का पढ़ा, इसके बाद जा करके टेस्ट दिया, टेस्ट दे करके आए तो उसको एनालिसिस की, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। और जब ये भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसी बीच में क्या करेंगे, पीवाईक्यू भी देखते रहेंगे कि भौतिक भूगोल से प्रीलिम्स में कितने आए, कैसे प्रश्न आए, और मेंस में कैसे प्रश्न आए, ठीक है, मेंस में कैसे आए। तो थोड़ा सा चीजें आपका लाइन मतलब अलाइन होकर के चलेंगी अगर आप अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि नियमित अंतराल पर आप अगर रिवीजन रखेंगे तो पुराने जो भूले हुए टॉपिक्स, जैसे इतिहास पढ़े तो भूगोल भूल गया, ठीक है, तो रिवीजन नहीं करने की वजह से, और जब हम टाइम टेबल बनाएंगे तो रिवीजन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा टाइम टेबल रिवीजन, आंसर राइटिंग, सीसैट, जिन जिन चीज़ों पर हम बार बार हमको नुकसान पहुंचता है उन चीज़ों को शामिल करेगा, तो इसलिए टाइम टेबल बनाना आवश्यक है। चौथा क्या है, आपका करंट अफेयर, ठीक है, सीए, अमूमन लोग परेशान रहते हैं कि सीए के लिए क्या करें, ये करें वो करें, ठीक है, तो इसी में आप जोड़ सकते हो रिवीजन, आंसर राइटिंग, सीसैट, सीए, तो सीए वगैरह को भी इसमें आप शामिल कर लोगे तो बाद में, जैसे मान लो पीसीएस में अमूमन ये लोग करते हैं कि अंत में चलो घटना चक्र आएगा तो उसी समय करंट अफेयर कर लेंगे, नहीं, हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही कोई एक मंथली मैगजीन, विजन की ले लो, दृष्टि की ले लो, यूपीएससी हिंदी की आ रही है यूपीएससी हिंदी की ले लो, किसी की भी ले लो, ठीक है, कोई एक मंथली मैगजीन अपने को फॉलो करना है और पर डे 2 से 3 पन्ने या 4 पन्ने, ठीक है, मान लो 150 पन्ने की मैगजीन है तो पर डे 4 पन्ने 5 पन्ने उसका निश्चित निर्धारित कर लेंगे कि वो करना ही करना है, तो सीए पे ध्यान स्टार्ट से ही देंगे, तो एक अच्छे टाइम टेबल में ये सारी चीजें भी होंगी। अगला क्या है, अभी मैंने बीच में बता ही दिया था लेकिन अलग से उसको हाईलाइट कर देता हूँ, कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, चीजें मानसिक तनाव, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक होंगी ना तो मानसिक तनाव आएगा, और यूपीएससी पीसीएस इनकी तैयारी के दौरान मानसिक रूप से सही रहना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। एक आत्मविश्वास बनाए रखना, इनर मोटिवेशन बनाए रखना, उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल होना आवश्यक है। टाइम टेबल रहेगा, चीजें फॉलो करोगे तो अपने आप मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से मोटिवेशन लोगे तो क्या होगा, वो चीजें 1-2 दिन रहेंगी उसके बाद फिर वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बात आती है कि टाइम टेबल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उसको जैसे एक हम टाइम टेबल बनाए तो कैसे बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है, किन बात का ध्यान, तो थिंग्स टू बी रिमेंबर क्या है, पहली चीजें, एक तो ये है कि जो भी हम चीजें बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी टाइम टेबल हम बना रहे हैं उसको व्यापक होने के साथ साथ तुरंत वाला भी हो। जैसे मैं एक डेली प्लानर जरूर बनाऊंगा कि आज का मेरा टारगेट क्या है, ठीक है, उसके पहले मैं बनाऊंगा इस हफ्ते का मेरा डेली टारगेट क्या है, जैसे सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, रविवार का। उसके पहले मैं बनाऊंगा कि इस पूरे महीने, ठीक है, जैसे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, तो जो टारगेट है, जैसे मान लो जिसका 25 मई टारगेट है तो 25 मई, ठीक है, यहाँ 25 मई, ठीक है, मान लो जिसका 25 मई टारगेट है तो वो 25 मई तक का टाइम टेबल कम से कम अभी उसके पास होना ही चाहिए। जिनको पीसीएस देना है अक्टूबर में, ठीक है, तो अक्टूबर जितने तारीख को भी पेपर हो तो अक्टूबर में उतने तारीख तक का अपने पास शेड्यूल होना चाहिए कि ये चीजें मैं कर लूंगा, ये चीजें मुझे करनी ही है चाहे जैसे हो। तो उसमें अगस्त तक आंसर राइटिंग, फिर टेस्ट सीरीज कब कब क्या क्या देनी है, जैसे मान लो अपने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन की तो इसी प्लानर में क्या करना है, जिस दिन टेस्ट सीरीज का डेट है उस दिन वहां पे लिख लेना है टेस्ट, ठीक है, और किस चीज का टेस्ट, फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे लिख करके तैयार रखनी है ताकि कम से कम मान लो आपको कहीं जाना हो या कोई भी दिक्कत हो। अच्छा, ये वाला जो टाइम टेबल है ना ये आपके मेज पे रहेगा, जैसे मान लो आपको 20 तारीख को कहीं जाना है या 20 तारीख को ऐसा है कि आप आपके भाई की शादी है या कुछ भी ऐसा है जिसमें आप जाना अवॉइड नहीं कर सकते तो उस चीज को भी यहाँ पे लिख लोगे, या कुछ भी, मतलब ऐसा मैं एक जस्ट एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, तो ये चीजें आप लिख लोगे। तो जब एक टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, तो किन बात का ध्यान रखोगे, पहला चीज तो ये
ये टाइम टेबल 3 तरीके का बनेगा, एक तो प्रतिदिन का, ठीक है, एक सप्ताह का और एक 6 माह, 6 माह या जो भी टारगेट हो आपका, ठीक है, जो भी टारगेट हो, ठीक है। ये चीज़ पहली बात, किन बात का ध्यान रखना है, तो पहली चीज़ इन बात का ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें आपको इसमें होना ही चाहिए। दूसरा, जब भी टाइम टेबल बनाएँगे तो वो व्यावहारिक हो, ठीक है? व्यावहारिक टाइम टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि टाइम टेबल हम ऐसा बना लिए कि उसको फ़ॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? 24 घंटे में 23 घंटा पढ़ने वाला टाइम टेबल, ठीक है? सवेरे 4 बजे से उठ रहे हैं और 4 से पूरा एकदम लगातार से लाइन से ही लिख दिए। जैसे ये वाला टाइम टेबल मैंने कई लोग को दिया, बोला कि इस पे टाइम टेबल बना के बताओ, दिन भर में क्या करते हो? जो सेंटर पे अभी ऑफलाइन हुआ था ना रविवार को, उसमें से कई लोग टाइम टेबल को लेकर के आए थे। तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा आप एक बार इस पे भर के बताइए। तो 4 बजे से 5 बजे तक ये करते हैं, 6 से 7 ये करते हैं, 8 से 9 ये करते हैं। अपने टाइम को इतना कसा बना लिया कि समय निकालना ही दुर्भर हो गया, ठीक है? तो नम्यता और अनम्यता जो भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी और अनफ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता दोनों के बीच समन्वय, बैलेंस होना चाहिए, वो हमको टाइम टेबल में होना चाहिए। तो टाइम टेबल व्यावहारिक होगा, तो ज़रूरत के हिसाब से नम्य हो और नहीं ज़रूरत पड़े तो अनम्य हो, ठीक है? नम्य और अनम्य का मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे उसमें बदलाव की गुंजाइश हो, ठीक है? और ऐसा ना लगे कि टाइम टेबल ऐसा बना दिया कि वो बोझ बन गया है, ठीक है? तीसरा, ठीक है? तीसरा बिंदु आपको क्या देखना है कि इसमें सभी विषयों को शामिल करना है, ठीक है? सभी विषयों का मतलब जो-जो चीज़ें आप सोच सकते हो, ठीक है? तो जब भी टाइम टेबल बनाइए, ठीक है? सभी विषय इसमें शामिल हों, सभी विषय शामिल हों। और इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो आज मैं टाइम टेबल बनाने बैठा हूँ, मान लो मुझे 2026 का एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, आज जैसे मान लो आज आपका 10 फरवरी है, ठीक है? तो 10 फरवरी से 13 फरवरी तक, ठीक है? या चलो वैलेंटाइन बाबा के दिन तक रख लो, ठीक है? मान लो वैलेंटाइन बाबा के दिन तक का कुछ प्लान हो, ठीक है? तो 14 फरवरी तक मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे मोटिवेशन लेना है, जो भी मुझे स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, वो सारी मैं देखूँगा, ठीक है? अब मैं अपनी कमियों पे थोड़ा-सा ध्यान कर 3-4 दिन में अपनी कमी, जैसे मुझे करंट अफेयर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीसैट नहीं लगाता हूँ, ठीक है? मैं सीसैट नहीं लगाता हूँ, मैं आंसर राइटिंग नहीं करता हूँ, जो-जो मेरी गड़बड़ी है, मैं आज का काम कल पे छोड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नोट करूँगा। और जब भी टाइम टेबल बनाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी विषयों को शामिल करें। जैसे कई लोग को पॉलिटी बहुत अच्छी लगती है, कई लोग को ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, तो जब पढ़ने बैठते हैं तो डायरेक्ट उठाते हैं ज्योग्राफी, पढ़ने बैठना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, तो सभी विषयों को संतुलित तरीके से शामिल करना है, हर विषय को पर्याप्त समय मिले, ठीक है? तो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू के एनालिसिस के थ्रू देख लेंगे कि कौन सा विषय में कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं, उसको कितना देना है, ठीक है? कितना समय देना है। जैसे जो कठिन विषय हैं या जो हमारे कमज़ोर टॉपिक्स हैं, उनके लिए हम अतिरिक्त समय अपने टाइम टेबल में रखेंगे, ठीक है? लक्ष्य सोच करके बनाना है, ये नहीं कि रैंडम उठाए और बना लिए। जैसे एक मैम आई थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन कॉल सेंटर पे, तो बोली कि मैं एक कोचिंग में एक कोचिंग से कोचिंग कर रही हूँ और वहाँ लगभग जो अभी मैंने 5-6 सब्जेक्ट बताए थे, 7 सब्जेक्ट मेन, उसमें से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे 2025 में ही 2025 में ही यूपीपीसीएस 2025 में निकालना है और उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है सितंबर 2025 में। तो मैंने बोला कि बताइए, सितंबर 2025 में अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अभी आपने मेंस की आंसर राइटिंग की नहीं, उन्होंने ना मेंस की आंसर राइटिंग की थी, ना वो टेस्ट वगैरह कुछ लगाए थे, ठीक है? और उनको 2025 में यूपीपीसीएस क्वालीफाई करना था। मैंने कहा थोड़ा-सा संभव हो जाएगा, आप में अब या तो आप बहुत अच्छा लेखन कौशल आपके अंदर पहले से ही हो, ठीक है? और प्रैक्टिस आपको करने की आवश्यकता ना पड़े, तब हो सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब थोड़ा-सा मुश्किल है, आपको बहुत ही एफर्ट करना पड़ेगा अभी से, ठीक है? अगर अभी से आप सोचोगे कि कोचिंग के भरोसे हो जाए, तो कोचिंग वाले सिलेक्शन नहीं करा पाएँगे, ठीक है? तो अपने लक्ष्य को सभी विषय उसमें शामिल होंगे, लक्ष्य सोच समझ करके बनाया जाएगा, रैंडम विषय नहीं बनाया जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि रोज़, ठीक है? जैसे करंट अफेयर पढ़ना है, तो रोज़ का कुछ न कुछ निर्धारित हो, रोज़ का कुछ-कुछ हो जाए, इकट्ठे करंट अफेयर नहीं। क्यों? क्योंकि इकट्ठे डेटा पढ़ेंगे, कोई भी डेटा, इतिहास इकट्ठे लगातार पढ़ रहे हैं, भूगोल लगातार पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? तो रोज़ाना समय देना है, आधा घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए, 1 घंटा तक मैक्सिमम दे सकते हैं करंट अफेयर को, ठीक है? पेपर पढ़ना है तो 5-10 मिनट में पेपर पढ़ के, ये नहीं कि पता चले 3-3 घंटे तक पेपर ही पढ़ते चले जा रहे हैं। पीआईबी देख रहे हैं तो 7-8 घंटे तक लगातार सर पीआईबी के नोट्स बना रहे हैं, नहीं।
योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है तो एकदम मतलब भयंकर तरीके से। तो जो करना है, जैसे भी करना है, रोज का कुछ-कुछ सीए, ठीक है? रोज का कुछ-कुछ सीए करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे कि टारगेटेड स्टडी ही करेंगे, रैंडम स्टडी नहीं करेंगे। जैसे रैंडम स्टडी का मतलब पेपर उठा करके लगातार पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, इन चीज़ों से बचना है, ठीक है? चौथा, पाँचवाँ क्या है, जो टाइम टेबल बनाएँगे उसमें रिवीज़न, आंसर राइटिंग, ठीक है? आंसर राइटिंग और अगर यूपीएससी दे रहे हैं 2026 के लिए या 27 के लिए, तो सीसैट, ये चीज़ें ज़रूर शामिल करिएगा। भले से हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए। आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो 1 दिन में 1 क्वेश्चन कर लीजिए। रिवीजन तो रोज़ 1 घंटा करना ही है, 1 घंटा रोज़ रिवीजन करना ही है, प्लस रविवार को 3-4 घंटे रिवीजन, रविवार को 3-4 घंटे रिवीजन। जैसे कई लोग जो बोल रहे थे कि मैं हाउसवाइफ हूँ या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए टाइम टेबल अलग तरीके से बनेगा। वो ये क्या करेंगे, वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि शनिवार, रविवार या वीकडे पर जब उनकी छुट्टी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो 6 घंटा पढ़ कर के काम वहाँ नहीं चलेगा, तो वहाँ उनको 12-13 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो उनका टाइम टेबल इस हिसाब से बनेगा कि वो वर्किंग में उनको दिक्कत ना आए, ठीक है? तो रिवीज़न वगैरह का इन सब चीज़ की वो अपने टाइम टेबल में ज़रूर बनाएँगे, ठीक है? अगला क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अमूमन हम लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है? अमूमन हम लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। इन चीज़ का आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, अपना जो भी टाइम टेबल बनाइए, कम से कम 6 से 7, साढ़े 7, 8 घंटे की नींद, ठीक है? 8 घंटे की नींद ज़रूर रखिए। टाइम टेबल ऐसा मत बना दीजिए कि 3-4, एक आध दिन अगर हो जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रोज़ आप 3-4 घंटे ही सो रहे हो, तो नींद पर्याप्त पूरी नहीं होगी, तो सिर दर्द, तनाव, टेंशन, ये सारी चीज़ें, ये अधकपारी, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाएँगी। तो 6-7 घंटे की मिनिमम नींद आपको वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें के लिए भी कम से कम आधा घंटा, वॉकिंग हो गया, अगर वॉकिंग वगैरह मिला लिया जाए, तो मिनिमम 1 घंटा इसके लिए आपको रखना ही रखना है। सॉरी यानी कि अपने लिए आपको कम से कम पूरे 24 घंटे में ये 8 घंटे निकालने ही हैं। तो गोल्डन रूल क्या है? 8 घंटे आपके लिए, 8 घंटे आपके सोने, नहाने, खाने-पीने, दैनिक दिनचर्या के लिए, ठीक है? और 8 घंटे ये आपके पढ़ाई के लिए। और ये स्टॉप वॉच से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ये ऐसा हो जा रहा है स्टॉप वॉच से, तो टाइम टेबल बनाते समय इन 8-8 को करना है। अब किन-किन लोग का अगर कम है, जैसे मान लो कोई हाउसवाइफ है, तो इस वाले में से, मतलब हाउसवाइफ है तो यहाँ से थोड़ा-सा जगह यहाँ चला जाएगा, दैनिक काम उनको ज़्यादा रहता है, ठीक है? मान लो दिन भर में उनको बच्चों को खिलाना-पिलाना, ठीक है? और अगर बच्चा-वच्चा हुआ हो, तो और ज़्यादा समस्याएँ हैं, ठीक है? तो उनको क्या करना है, मिनिमम 6 घंटे तो रखना ही पड़ेगा, 6 घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। भाई एक्स्ट्रा मेहनत वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे से 25 घंटे नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे जो भटकाव वाली चीज़ें हैं, ठीक है? भटकाव किस चीज़ से हो रहा है, सोशल मीडिया देख रहे हैं, इससे हो रहा है, दोस्त के साथ फ़ोन पे 2 घंटा बतिया रहे हैं। अच्छा 5 मिनट, 2 10 मिनट देखने, बतियाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जब नशा बन जाए, जब वो दिक्कत लगे करने कि सोशल मीडिया पे ही लगातार बैठ कर के रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, ठीक है? अगले 10 रील्स के बाद पढ़ने बैठूँगा या 20 रील्स के बाद पढ़ने बैठूँगा, या ये वेब सीरीज़ देख ले रहा हूँ तो पढ़ने बैठूँगा, या ये मोटिवेशन ले रहा हूँ तो पढ़ने बैठूँगा, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो गैजेट्स वगैरह का प्रयोग सीमित करेंगे, भटकाव से बचेंगे। कहीं अगर बाहर निकल जा रहे हैं घूमने-टहलने, या उसमें भी समय बच रहा है, तो उन वाली चीज़ों को यहाँ पे कम करके ले आएँ, मतलब कम करेंगे। अगला क्या है, 7वां पॉइंट, रिवॉर्डिंग योरसेल्फ या रिवॉर्ड देना, ठीक है? जैसे आप 6 दिन लगातार टेस्ट ये पूरा शेड्यूल फ़ॉलो कर रहे हो। आप खुद सोचो, अगर 6 दिन क्या, 7 दिन लगातार, हफ्ते के 7 दिन आप यही शेड्यूल फ़ॉलो कर रहे हो, तो अगले 7 दिन भी करोगे, लगातार यही करोगे, तो चीज़ों में बोरियत आएगी। एक ही चीज़ें लगातार करने से बोरियत आएगी, मानव का नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कोई बच नहीं सकता। इसके लिए आपको करना क्या है कि हफ्ते में 7 दिन, ठीक है? इसका टाइम टेबल बनाएँगे और 6 दिन के बाद 1 दिन या आधे दिन की छुट्टी लेंगे।
ठीक है? इस दौरान आपको जो भी काम मन करे मूवी दिखाइए, मन करे गार्डनिंग कर लीजिए। जो भी आपका हॉबी है ना, वो इस आधे दिन में 1 दिन में आपको करना है। तो 6 दिन पढ़े, ये कर लिए। प्लस जब 1 घंटा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? तो 1 घंटा के बाद या 55 मिनट के बाद 5 मिनट, तो 55 और 5, 55 मिनट के बाद 5 मिनट या 50 मिनट के बाद 10 मिनट, ऐसा करके एक ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है? ब्रेक इस दौरान 5 मिनट में आप थोड़ा-सा रील-वील देखना है, कुछ भी मूड फ्रेश करने के लिए करना है, कर लीजिए, या बैठ कर के उस पूरे 55 मिनट में क्या पढ़ा एक बार मन ही मन में रिवीजन कर लीजिए, या कुछ भी मतलब आपको जिससे बोरियत ना हो, वो 5 मिनट 10 मिनट में ये कर सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, क्यों ब्रेक्स ज़रूरी है? 6 दिन के बाद 1 दिन या 1 घंटे के बाद 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लगातार पढ़ाई करने के बाद से दिमाग थक जाता है, ठीक है? तो सॉरी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी करना है, जैसे-जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी, तो पढ़ाई के घंटे कम करने हैं और रिवीजन टेस्ट के घंटे बढ़ाने हैं। सॉरी, ठीक है? तो ये कुछ हो जाएगा आपका तरीका, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक मैं मोटी-मोटा टाइम टेबल बना के बता दे रहा हूँ, इस टाइम टेबल में क्या-क्या चीज़ें आप करेंगे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, अपने टाइम टेबल में ये नोट कर लेना है कि 9 से 12 और 2 से 5 दिन में, ठीक है? 9 से 12, 2 से 5, इस समय भूल कर भी सोना नहीं है, ठीक है? इस समय भूल कर भी 9 से 12, 2 से 5 अपनी बॉडी क्लॉक को इस हिसाब से सेट करना है कि इस समय भूल करके भी सोना नहीं है। मैं अगर टाइम टेबल अपने लिए बनाऊँगा तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सवेरे 4 बजे जग जाऊँगा। जैसे कल एक मतलब रविवार को मैं सेंटर पे रहता हूँ, तो 7, 8, 10 बच्चे, 15 बच्चे तक मिल लेते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो एक बच्चे आए थे गीडा से आए थे। अपनी उनकी समस्या ये थी कि 5-6 घंटे ही पढ़ता हूँ और उसमें भी स्टॉपवॉच मैंने ऑन कर रखी है, तो इफ़ेक्टिव स्टडी बहुत कम है और जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें भूल रही हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा, "यार ये बताओ, जब बैठते हो तो दिमाग में ये ख़्याल चलता रहता है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, दुकान छूट रही है", मतलब उनकी दुकान थी, तो दुकान छूट रही है, या पापा क्या होंगे, खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, ये सब दिमाग में चलता है? तो कहे, "हाँ।" हम कहा, "ये भी चलता होगा कि समय बीत रहा है और अब क्या होगा, आगे क्या होगा?" कहे, "हाँ।" हम कहे, "जब पढ़ने बैठो तो ये सब चीज़ें मत मत देखा करो। जब रील्स देखते हो तो ये चीज़ें तब बैठ कर के सोचा करो।" फिर मैंने बोला कि, "अच्छा ठीक है, ये बताओ कल क्या पढ़े थे आप?" तो बोले, "सर कल तो नहीं पढ़ पाया, बगल में गृह प्रवेश था, तो पूरा वो बैंड बाजा बजा रहे थे। मतलब म्यूज़िक सिस्टम बहुत तेज़ बजा था, पढ़ नहीं पाया।" मैंने कहा, "कितने बजे उठते हो?" तो बताया 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं और रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं। हम कहा, "देखो यही गड़बड़ी करते हो। दिन में जब ज़्यादा पढ़ने का आप समय रख रहे हो, तो उसको क्या करो, सवेरे 4 बजे जगो, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त। और ये मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख गए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब मैं 5-6 महीना, साल भर हम लोग इसका ट्राई किए हैं, लेकिन है बहुत कठिन। उठने में आलस तो आएगी ही आएगी, ठीक है? दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 5 बजे, 4 बजे उठा दे। लेकिन अगर उठना सीख गए भाई, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये जान लीजिए आपके जीवन में बहुत ही गुणात्मक बदलाव आएगा। क्वालिटेटिव जो है चेंजेस ये ला सकता है। क्वांटिटेटिव भी लाएगा, क्वालिटेटिव भी लाएगा, ठीक है? तो गुणात्मक बदलाव एकदम लाएगा। कैसे? 4 से 8 का जो समय है, यानी कि 1, 2, 3, ये 4 घंटे का ये जो समय है, ये आप समझ लो, अगर इस 4 घंटे में आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हो, तो पूरे दिन अगर आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, तो पूरे 24 घंटे में आपको, ठीक है, या मैं कितना 4 घंटे निकल गए, मैं 18 घंटे रख लेता हूँ। पूरे 18 घंटे में मात्र आपको 3-4 घंटे, 5 घंटे मैक्सिमम निकालने हैं और आप ईज़िली उसको निकाल पाओगे, क्योंकि सवेरे आपको ना कोई डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। रात में आप सो करके उठोगे तो आपका मस्तिष्क, माइंड भी एकदम फ्री, मतलब एकदम फ्रेश रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है? कोई टेंशन, तनाव की बात नहीं है सवेरे, और अपने लक्ष्य पे आप प्रॉपर फ़ोकस कर पाओगे। सवेरे 4 से 8 कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है? बस बशर्ते इसके बाद आप फिर से सो जाइए, 8 बजे के बाद 1 घंटे की नैप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि 4 से 8 के बीच में ये अपना रिवीजन, ठीक है? रिवीजन या जो भी चीज़ें आप रखना चाहो, ठीक है? तो मैं इसको घंटे के हिसाब से बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये 4 घंटों में 3 घंटे आपको यहाँ से निकालने हैं, ठीक है? अब इस 3 घंटे में क्या पढ़ना है आपको डिसाइड कर लीजिए। जैसे रिवीजन करेंगे, या किसी का यूपीएससी देना है तो ऑप्शनल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये आपको यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस सवेरे के इस घंटे में क्या होगा, ठीक है? इसके बाद 1 घंटा
या आधा घंटा की पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप क्यों? अब देखो, रात में मैं सोऊंगा या आप रात में सोएंगे 6 से 7 6 से 6 से साढ़े 6 7 घंटे सोएंगे, ठीक है। ये जो 8 घंटे में कमी हो रही है या 6 घंटे मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं, तो 1 घंटा सवेरे सो लिया, ठीक है। फ़ायदा अभी मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा सवेरे सो लिया और 1 घंटा दोपहर में सो लिया, ठीक है। ये 12 से 2 के बीच में, ठीक है। 2 घंटे में 1 घंटा सो लिया। इसमें फ़ायदा क्या होगा, जब आप सो करके उठोगे, आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी रहेगी, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से मन लगेगा। करना कठिन है लेकिन कर लिया तो चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है। तो 4 से 8 ये रहेगा, ठीक है। इस बीच में क्या कर सकते हैं, सवेरे चाहें तो 8 बजे के बाद थोड़ा-सा टहल सकते हैं और 9 से 10 के बीच में 1 घंटा टहलना, घूमना, खाना, योगा, मेडिटेशन ये हो गया और 1 घंटा सोना, ठीक है। 1 घंटे में ये सब, 1 घंटा सोना, ठीक है। तो सो करके उठे, नहा धो करके फ्रेश हो लिए, थोड़ा-सा 10-5 मिनट मेडिटेशन कर लिए, है ना? 5 मिनट 10 मिनट अपने शरीर में अपने मानसिक शांति के लिए देना है, मेडिटेशन कर लिए, कुछ योगा प्राणायाम कर लिए, सूर्य अभ्यास कर लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद 10 से 11 के बीच में इसको रख लेंगे करंट अफेयर, ठीक है? सीसैट जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, सीसैट, करंट अफेयर जो भी रखना है, रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर जैसा कि मैंने बताया 12 से 9 से 12 आपको सोना नहीं है, ठीक है? 9 से 12, 2 से 5 के बीच में आपको सोना नहीं है, ठीक है? तो इसमें एक ध्यान रखिएगा 9 से पहले ही तब आपको सोना पड़ेगा। अगर सोना रहेगा तो 9 से पहले ही आपको सोना रहेगा। 9 से 12 के बीच में नहीं सोना है, ठीक है? 12 से 1 का बीच 12 से 1 और 1 से 2 के बीच का जो समय है, ठीक है? 12 और ये जो 2 घंटे आपके जो समय बच रहे हैं, इसमें आप दोबारा भोजन करना है तो भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद थोड़ा-सा अपने यहाँ की है क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि नींद आता ही आता है। तो 1 घंटे का पावर नैप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है? तो 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा 8 से 9 के बीच में, ठीक है? 8 से 9 के बीच में ले सकते हैं पावर नैप और सब रात में 6 घंटे। तो टोटल आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी, ठीक है? 8 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाएगी। फिर आप जब सो करके उठोगे तो 3 से 4, ठीक है? 5, 6 ये 4 घंटे में आपको 3 घंटे मिनिमम निकालने हैं, ठीक है? 3 घंटे ये स्टॉपवॉच के हिसाब से रहेंगे। 3 घंटे आप मिनिमम निकाल लोगे तो आपकी अब इस 3 घंटे में क्या कर सकते हो, 1.5 घंटा जीएस में कोई और पॉलिटी पढ़ लिया और 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका फिर बच रहा है 9, 10 ये 2, ठीक है? इसमें बीच में आपको फिर शाम को भोजन करना, उसका कुछ व्यवस्था करना या जो भी मतलब चीज़ें हैं, आपको करना पड़ेगा। फिर रात में 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में और ये साढ़े 10 बजे सोना है, ठीक है? तो 9 से 10 के बीच में ये जो 1 डेढ़ घंटा बच रहा है, तो इसमें आपको एमसीक्यू दिन भर में जो पढ़ा उसका एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन आंसर का अभ्यास कम से कम 1-2 प्रश्न का इस 1 डेढ़ घंटे में ये ज़रूर करना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा साढ़े 10 बजे सोना है 10:30 पे और मान लो साढ़े 10 बजे सो रहे हो तो साढ़े 11, साढ़े 12, 1, 2, 3, 4 ठीक है? मतलब 6 घंटे, साढ़े 5, 6 घंटे आपकी रात में नींद कवर हो जाएगी। सवेरे उठोगे फिर एनर्जाइज़ होके उठोगे, ठीक है? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो ये डेली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग ज़रूर करिएगा। मंथली प्लानिंग करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो मेरा टारगेट है सपोज़ कर लो यूपीएससी 2025 या यूपीएससी 2026, तो 2026 में कितना तारीख को यूपीएससी है, उसके अकॉर्डिंग या अगर नहीं पता है तो 1 मई मान के चलिए, ठीक है? 1 मई के आस-पास के मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सही तरीका क्या है कि 2026 में देना है, तो 2025 के मेंस तक अपना ऑप्शनल वगैरह कंप्लीट करना है। तो 2025 का मेंस कब है? सितंबर लास्ट तक खत्म कर लेना है। तो सितंबर लास्ट तक मुझे 2026 में अगर पेपर देना है तो अपना ऑप्शनल बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना ही पड़ेगा। आंसर राइटिंग कवर करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो अपने शेड्यूल में मैं ये चीज़ें लिखूँगा, ठीक है? कि जैसे मान लो मैंने सपोज़ करो मैंने पॉलिटी उठाया पढ़ने के लिए, तो फरवरी वाले में लिख दूँगा पॉलिटी, ठीक है? और हिस्ट्री मान लो उठाया, ज्योग्राफी उठाया या इकोनॉमी उठा लिया, इकोनॉमी, ठीक है? तो 1 फरवरी को या मान लो आज तो 10 फरवरी हो गया, तो 11 फरवरी को मैं क्या करूँगा? पॉलिटी, ठीक है? और कौन-कौन सा टॉपिक लिख लिया, प्लस इकोनॉमी कौन-कौन सा टॉपिक ये लिख लिया, ठीक है? छोटा-छोटा लिखना है, अपने को समझ में आए बस उससे काम चले जाए, ठीक है? ये चीज़ें थोड़ी-सी मेहनत लगेंगी लेकिन पूरा ये कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी आपका कवर अप हो जाएँगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये कितना पढ़ना हो पाएगा आपसे, इसके लिए क्या करना है 1-2 दिन 4 दिन पहले अपनी पढ़ने की स्पीड देख लेनी है कि आप कितने दिन में पढ़ करके उसको समझ पा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करिएगा। इसके अलावा
टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कोई भी आपको समस्या हो, ठीक है, या आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई और दिक्कत आ रही हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भरसक प्रयास करूँगा इसको दूर करने का, ठीक है। ये जो पैम्पलेट्स हैं ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर करवा दूँगा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों के साथ। इसको साझा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियोज़ बेसिकली कल एक डाउट था उसमें, एमसीक्यू क्यों करना चाहिए, ठीक है? एमसीक्यू करने से क्या फ़ायदे हैं? तो हो सकता है उस पे बनाया जाए, ठीक है? तो उसको भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।